हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 1.6 तक आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जहाँ पर आपने इरिगेशन के बारे में पढ़ा, किस तरीके से प्लांट्स को वाटर दिया जाता है। अब इस वाले वीडियो में यानी कि हम 1.7 से लेकर के 1.10 तक के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं मैं सभी को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में, और उसके बाद का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करा देंगे, यानी कि आपके नोट्स जो है वो कंप्लीट करा दूंगा मैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है 1.6 तक के, या जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन आंसर का, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और वीडियो के एंडिंग में आपके पास 2 विंडो ओपन होंगे, तो उसमें भी आपको नेक्स्ट वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं 1.7 रीड करना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि जो वीड्स इसे बोलते हैं खरपतवार। अब खरपतवार नहीं आपको समझ में आएगा, मैं बताता हूँ। जो जंगली पौधे होते हैं ना, ठीक है, घास फूस जिसको हम कहते हैं, उनको ही वीड कहा जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग फसल लगा रहे हैं ज़मीन में, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे घास फूस ऑटोमेटिकली नेचुरली भी आ जाते हैं। क्लियर है? तो अब देखो, पहले थोड़ा सा इसको रीड करता हूँ, तब आपको और से समझ में आएगा। बुझो एंड पहली वेंट टू नियर बाई वीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वेयर सम अदर प्लांट इन द फील्ड ग्रोइंग अलॉन्ग विद द वीट प्लांट। यानी बुझो और पहली एक खेत में जाते हैं, वहाँ वो क्या देखते हैं कि जो गेहूं की फसल है, गेहूं के जो क्रॉप है, उसके साथ कुछ दूसरे प्लांट्स भी उग गए हैं। तो बुझो सोचता है, हैव दीज अदर प्लांट बीन प्लांटेड पर्पजली, यानी कि क्या ये प्लांट भी पर्पज किसी उद्देश्य से लगाए हों, किसी पर्पज़ की वजह से ही लगाए, या ऐसे ही आ गए हैं। तो देखो क्या होता है, इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, दिस अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड। यानी कि बहुत सारे फसल के साथ ही बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं, नेचुरली ही उग जाते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। और वही जो फालतू के जो घास फूस जो उग गए हैं, उनको ही हटाना ही क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड compete with the crop plant for water, nutrient, space and light, thus if that they affect the growth of the crop. Some weed interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and human beings. अब देखो, इसको हटाना क्यों जरूरी है, तो जरूरी इसलिए है क्योंकि जो घास फूस जो उग जाएगा, तो प्लांट्स को भी वाटर की जरूरत है, और जो घास फूस उग रहा है उसको भी वाटर की जरूरत है। तो दोनों आपस में क्या होगा, मतलब कि जो घास फूस है वो खींचेगा वाटर, तो प्लांट को थोड़ा सा वाटर की कमी हो जाएगी। उसके अलावा जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट वगैरह है ना, जो जरूरत मिनरल्स हैं, उनको भी वो क्या करेगा, जो घास फूस से जो वीड है वो अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरीके से नुकसान हो जाएगा प्लांट्स का। ठीक है, इसीलिए उनको हटाना जरूरी है। उसके अलावा बहुत सारे वीड ऐसे भी होते हैं जो जहरीले होते हैं, एनिमल्स के लिए भी और इंसानों के लिए भी। तो अगर वो हमारे अनाज में आ जाए तो उससे भी हमको नुकसान हो सकता है, इसीलिए वीड्स को हटाया जाता है, वीडिंग किया जाता है। फार्मर एडॉप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। बहुत सारे यूज़ करते हैं तरीके, ताकि वीड्स को क्या कर सके, कंट्रोल कर सकें। टिल्लिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। यानी कि ज़मीन में सोइंग करने से पहले, बीज डालने से पहले क्या किया जाता है, टिल्लिंग किया जाता है। ये हमने 1.3 में आपको डिटेल में समझाया था, जहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल दिया गया था। ठीक है, ज़मीन को अच्छे से कोड़ा जाता है, प्लफ किया जाता है, प्लफ के हेल्प से। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो घास फूस रहते हैं वो ऑटोमेटिक उखड़ जाते हैं, जड़ से ही निकल जाते हैं, जड़ से ही, और ज़मीन में फिर सूख करके मिल जाते हैं, और उनका जो एनर्जी रहता है, उनमें जो न्यूट्रिएंट होता है वो ज़मीन में मिल जाता है। एक तरह से वो खाद का काम करते हैं। क्लियर है इतना? अब आगे देखो, विच में ड्राई अप और सॉइल मिल गया। उसके आगे, द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। यानी कि वीड को हटाने का सबसे बेस्ट टाइम कब है, जब वो फ्लावर उनमें ना निकला हो। ठीक है, द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड बाई अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज फॉर, है ना, यूज टू अपरूट सीड वीड्स। यानी कि वीड्स को हटाने के बहुत सारे तरीके बताए हैं, जैसे कि खुरपी के हेल्प से भी हटाया जाता है, कुदारी वगैरह की हेल्प से। एक सीड ड्रिल होता है, उसके वजह से भी हटाया जाता है। जैसे जब वहाँ पर आप 1.2 देखना, तो उसमें हमने आपको बताया था ना कि बीजों को ज़मीन में डालने के लिए ड्रिल किया जाता है पहले। तो ड्रिल का, सीड ड्रिल का भी एक यूज़ होता है मशीन का, जिसमें बीज ज़मीन में डालते हैं। तो उससे भी क्या होता है, बीज भी डलते जाता है, और जो एक्स्ट्रा घास वगैरह है वो भी क्या होता है, वहाँ पर से निकलते जाता है, वीड्स वगैरह भी हट जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं। ठीक है, आगे रीड करते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। यानी कि वीड्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है बहुत सारे केमिकल्स के हेल्प से। जैसे हाथ से निकालना है, अब बहुत लंबा चौड़ा खेत है, तो कितना हाथ से आप निकालते रहोगे वीड्स वगैरह को, तो वहाँ पर कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जिसको वीडिसाइड्स कहा जाता है। जैसे कि 2 and 4D, ये सब क्या है, कुछ वीडिसाइड्स के एग्जाम्पल्स है ना। ये जो 2 और 4D है ना, ये उनका केमिकल नेम है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। They do not damage the crops. The weedicides are diluted
विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्पेयर्ड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। यानी कि जो वीडसाइड्स होते हैं, जो केमिकल होते हैं वीड को मारने के लिए, वीड को ख़त्म करने के लिए, उनको वाटर में मिलाया जाता है ना, और उसको फिर खेत में स्प्रे किया जाता है। और ये जो होता है ना, ये फसल को नुकसान नहीं पहुँचाता, जो क्रॉप लगा उसको नुकसान नहीं पहुँचाता, केवल जो वीड्स हैं, घास फूस है, उन्हीं को ये क्या करता है, उनका काम तमाम कर देता है। अब देखो आगे क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक जो किसान, एक फार्मर है, वो क्या कर रहे हैं, वीडसाइड्स को प्लांट्स में पूरे फैला दे रहे हैं पानी के यूज़ करके, है ना, पानी में स्प्रे करके ये पूरे प्लांट्स में फैला दे रहे हैं, स्प्रेइंग वीडिसाइड। डू वीडिसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर। यानी कि क्या बुझो सोच रहा है कि क्या जो वीडिसाइड वो डाल रहा है जो फार्मर, क्या उसको भी नुकसान हो सकता है क्या कुछ? तो यस होता है। अगर ज़्यादा वो मुंह में वगैरह नहीं ढके रहेंगे, देखना आप यहाँ पर मुंह ढके हुए हैं, बिकॉज अगर वो सांस से अंदर चल गया तो इनको भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक तरह से केमिकल है, वो जहरीला चीज़ है, ठीक है। लेकिन वो चिंता मत करो कि प्लांट्स को, क्योंकि वो पहले ही डाल दिए रहते हैं, वहाँ पर आपके फसल में अभी बीज वगैरह नहीं आया है, इसलिए आपको नुकसान नहीं होगा। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। यानी सीड बनने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं, वीड्स वगैरह को ख़त्म कर देते हैं, वीडिंग्स यानी कि वीडसाइड जो है ना, वो हम लोग डाल देते हैं, ताकि जो हमारा अनाज है, जो बीज हम लोग गेहूँ वगैरह जो मिलने वाला है, उसमें उसका प्रभाव ना पड़े, ठीक है। Spraying of weedicide may affect the health of farmer, so they should use the chemical very carefully. They should cover their nose and mouth with the piece of cloth during spraying of these chemicals। वही चीज़ लिखा हुआ है कि उनको अपने चेहरे को ढक लेना चाहिए। अब ये हो गया हमारा वीडसाइड्स, यानी कि जो हमारा खरपतवार था उससे हम कैसे बच सकते हैं, जो घास फूस है उससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में था। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं हार्वेस्टिंग के बारे में। देखो पूरा काम कंप्लीट हो गया है ना, बीजों को लगाया गया, उसमें पानी डाला गया, ज़मीन को पहले तैयार किया गया था, है ना। उसके बाद फिर अब हमने वो जब फसल उग गया तो उसमें क्या बोलते हैं, फसल बोल रहा हूँ, पहले तो उसमें खाद वगैरह भी हम लोग डाले थे, फिर फसल उगने के बाद उसमें फिर हम लोग वीडसाइड्स भी डाले, ताकि जो वीड है वो भी खत्म हो जाए। अब जब फसल अच्छे से उग गया तब हम लोग क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, यानी कि फसलों को जो काटना होता है ना, उसे ही हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज, है ना, मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। It usually take 3 to 4 months for a careful cereal crop to mature। यानी कि कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं एक सीरियल्स के क्रॉप को उगने में, यानी कि जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, जो अनाज होते हैं ना, उनको उगने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाता है। उसके बाद फिर उसका हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाई सिकल और बाई मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी स्प्रेटेड। यानी कि हमारे कंट्री में, इंडिया में, हार्वेस्टिंग दोनों तरीके से होते हैं, सिकल से भी होते हैं। सिकल ये देखना आप, मैक्सिमम तो सिकल से ही मुझे दिखते हैं, बाकी इसके अलावा एक हार्वेस्टर मशीन होता है, उससे भी हार्वेस्टिंग किया जाता है, यानी फसलों को काटा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। और उसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और छूट जा रहा है कि इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जब हार्वेस्ट कर लिया जाता है, क्रॉप को जब काट लिया जाता है, तो ग्रेन को और जो भूसे, और देखो वहाँ पर अब फसल था, है ना, धान की बहुत सारी पौधे थी, तो अब पौधों में बीज तो कम होगा और बहुत सारे घास फूस भी रहेंगे, तो उस भूसा, उसको क्या बोलते हैं, भूसा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उस घास भूसा को अलग करना बीज से क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। तो दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज इन फैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेसर। यानी कि एक जो मशीन है जिसका नाम कंबाइन है, ये देखो ये जो मशीन है कंबाइन है, ये हार्वेस्टिंग भी करता है पौधों को, यानी जो फसल है उसको कट भी करता है, और उसके बाद उसके अंदर थ्रेसिंग भी कर देता है। थ्रेसिंग यानी कि बीज को अलग कर देगा और उसके अलावा जो घास फूस है उसको अलग कर देगा, दोनों काम कर देता है, ठीक है। तो थ्रेसिंग किसको कहते हैं, घास फूस से पौधों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग कहा जाता है। तो अब इंडिया में तो इतने बड़े बड़े मशीन आप जगह ज़्यादा नहीं देखोगे, तो जो छोटे किसान होते हैं वो विनोइंग के यूज़ करते हैं। विनोइंग के बारे में आपने क्लास 6 में पहले ही पढ़ रखा है कि हवा के हेल्प से बीजों को अलग कर लिया जाता है सूप वगैरह में, और जो घास फूस है उनको अलग कर लिया जाता है हवा के हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर विनोइंग एक मशीन भी है, विनोइंग मशीन भी होता है, बाकी हाथ से भी किया जाता है। इसी बारे में आप क्लास में एकदम डिटेल में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आफ्टर, पहली मतलब क्या सोच रही है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग सम टाइम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न बाई फार्मर। पहली इज वरीड, सी नो दैट इज कॉज पॉल्यूशन, इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लेइंग इन द फील्ड। यानी कि जब हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है तो कुछ जो पौधों के नीचे के जो भाग रहते हैं ना, वो बचे रहते हैं खेत में, तो किसान क्या करते हैं, उनको जला देते हैं। तो पहली क्या है, उससे थोड़ी सी चिंतित है, वरीड है, बिकॉज जो धुआं निकलेगा उससे जानते हैं यहाँ पर पॉल्यूशन होगा। उसके अलावा अगर खेत में ही साइड में देखना कि बहुत बार क्या होता है ना
कि साइड में रखा हुआ रहता है किसी एक किसान का फसल, और दूसरा किसान जब अपने खेत में आग लगा देता है, जो बचे हुए नीचे नीचे जो जड़ वगैरह रहते हैं उसमें जब आग लगाते हैं तो वो आग फैलते फैलते उसके दूसरे किसान के फसल को भी पहुँच जाता है और उसको ही पूरा जला देता है। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, पूरे 3-4 महीना की मेहनत खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, यानी कि यहाँ पर पूरा आप डिटेल में पढ़ोगे तो यही आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि 4-5 महीने जब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है कोई किसान, तो उसको फिर आखिर में क्या होता है कि देखता है कि अब उसके खेत में एकदम गोल्डन कलर के फसल जग रहे हैं, तो उसको उस टाइम खुशी होती है ना, वो खुशी हम लोग महसूस भी नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप ही सोचो कि आप जब साल भर मेहनत करते हो, रिजल्ट जब आपका अच्छा आता है तो कितना आपको खुशी होता है। उसी तरीके से किसान भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, उसके बाद उसको जब फसल दिखता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, किसान खुश होता है। ठीक है, फिर क्या होता है ना, हमारी इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग फेस्टिवल मनाया जाता है। जब उनका फसल जब कटता है, जब किसान फसल को कटिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग का जब टाइम आता है, उस टाइम बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। जैसे कि आप देखना तो पंजाब वगैरह साइड बैसाखी होता है, डांस करते हैं मैन और वुमेन मिल करके। पोंगल होता है साउथ में, साउथ इंडिया में। होली दिवाली हो गया, नवन्या हो गया, बिहू जो होता है आसाम वगैरह में होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे फेस्टिवल लोग खुशी की वजह से मनाते हैं जब फसल की कटाई होती है तब। ठीक है, तो इसको आप डिटेल में पढ़ना, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, अब जो हम लोग का 1.9 पॉइंट है स्टोरेज। अब देखो जो हमने फसल था उसको कट भी कर लिया, अब उसको रखना भी तो पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा फसल हुआ है तो उसको रखेंगे कहाँ। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इन एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ़ द हार्वेस्ट ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर हम लोग जो हमको ग्रेन मिला है, जो अनाज मिला है, अगर उसको हम लोग लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो उसको हम लोग मॉइस्चर से बचाना पड़ेगा, नमी से, इंसेक्ट वगैरह से, रैट्स वगैरह से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो बचाना ही पड़ेगा। इन सभी चीज़ों से हमको बचाना पड़ेगा। तो कैसे करें हम लोग, तो हार्वेस्ट ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। If freshly harvested grain are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism। यानी कि अगर हम लोग हार्वेस्ट जो हम लोग तुरंत अभी जो कटाई करके बीज लाए हैं, जो अनाज हमको मिला है, उसमें क्या होगा ना, थोड़ा सा नमी होगा, वो थोड़ा सा गीला गीला होगा अंदर से। उसको अगर आप चबाना तो वो थोड़ा सा आपको नमी टाइप से लगेगा, मॉइस्चर उसमें रहता है। ठीक है, तो अगर हम उसको बिना सुखाए, बिना धूप में सुखाए अगर हम उसको स्टोर कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाएंगे, वो सड़ने लगेगा, उसमें ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, है ना। और फिर जब उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, वो सड़ने लगेगा, तो फिर वो थोड़ा सा अनफिट हो जाएगा खाने के लिए भी, यूज़ करने के लिए भी, और अगले बार उसका जब हम लोग प्लांट के लिए यूज़ करेंगे तो दोनों में, यानी कि जर्मिनेट करने के लिए भी, दोनों तरीके से वो यूज़फुल नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए पहले सुखाना पड़ता है, किसी भी जो भी हमारे पास ग्रेन आता है ना उसको पहले सुखाया जाता है। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevent the attack by insect pests, bacteria and fungi। यानी कि उसको हम सुखा देते हैं अच्छे से तो जो हमारे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उससे भी बचता है, बैक्टीरिया से भी बचता है और फंगी वगैरह से बचता है। अब देखो पहली क्या सोच रही है कि मैंने देखा है माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम्स लीव इन एन आयरन ड्रम कॉन्टेनिंग वीट, आई वॉन्डर वाई। यानी कि इन्होंने देखा है कि इनकी जो मम्मी रहती हैं वो जब एक ड्रम है उनके घर में, उसमें उन्होंने गेहूं रखा है, वीट रखा है, तो इसकी मम्मी क्या करती हैं, कुछ सूखे हुए नीम के पत्ते उस ड्रम में डाल देती हैं। तो ऐसा वो क्यों करती हैं आखिर, ये सोच रही है। तो इसका जवाब आपको आगे मिलेगा कि ऐसा वो क्यों करती हैं। देखो क्या होता है ना कि ये जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं ना डब्बे, ये बहुत ही ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग टाइप से रहता है, इसको हम लोग सिलोस कहते हैं। यहाँ पर हम लोग अनाज वगैरह को, बीज वगैरह को रखते हैं। उसके अलावा जो चावल वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, वो स्टोर करके रखा जाता है बहुत ज़्यादा। एक बड़ा बड़ा रूम होता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी बहुत सारा रखा जाता है। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग और मेटेलिक बीन्स। हाउ एवर लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा अनाज है तो उसको सिलॉक्स वगैरह में रखा जाता है, ठीक है, ताकि उसको रैट्स वगैरह से और बहुत सारे एनिमल जो छोटे छोटे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं उनसे बचाया जा सके। उसके अलावा उनको जूट के बैग में भी रखा जाता है, ठीक है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज, देखो ड्राइड नीम क्यों रखा जाता है ये यहाँ पर बताया गया है। Dry neem leaves are used for storing food grain at home. For storing large quantities of grain in big godown, specific chemical treatment are required to protect them from pest and microorganism। देखो ड्राइड नीम क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो नीम है ना उसमें बहुत ज़्यादा एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के गुण होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो छोटे मोटे कीड़ा मकोड़े रहते हैं ना उनको अनाज से दूर रखता है। इसीलिए घर में अगर थोड़ा मोड़ा भी अनाज है तो उसमें ड्राइड नीम जरूर रख देते हैं घर वाले। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा अनाज रखा गया है तो ड्राइड नीम तो उतना में रख नहीं सकते, तो केमिकल वगैरह का भी यूज़ किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जा सके। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा स्टोरेज वाला भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग के पास लास्ट जो टॉपिक है वो है फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि जो हम खाना खाते हैं जो एनिमल से हमको मिलता है। जैसे कि देखो यहाँ पर हमको एक टेबल दिया गया है, इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला वाला पॉइंट पहले से डन है जिसमें मिल्क दिया गया है। मिल्क जो होता है वो कहाँ से मिलता है, तो काऊ से, बफलो से, सी गोट से, है ना, सी कैमल वगैरह से। इस तरीके से हमको बहुत सारे एनिमल से मिल्क मिलता है।
उसके अलावा भी ये हमने ना क्लास 6 में भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये वाला टेबल क्लास 6 में भी था एक बार, जहाँ पर हमको फूड जो है एनिमल से मिलता है, उनके सोर्सेज के बारे में हमको बताना था। तो वहाँ पर हमने ये कर रखा है, आप चाहो तो इसको फिर से फील कर सकते हो। आप जब इसको कंप्लीट करोगे, इंटरेस्टिंग ही है, एक्टिविटीज़ को करना चाहिए। तो जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, यानी कि जैसे प्लांट हमको बहुत सारे फूड देते हैं, उसी तरीके से एनिमल से भी हमको बहुत सारा फूड मिलता है, जैसे एग वगैरह और फिश वगैरह, बहुत चीज़ आप देखना, जब इसको आप फील करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, यानी कि जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, कोस्टल एरिया किसको कहा जाता है पता है? समुद्र के बगल के इलाका, जैसे कि गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, है ना, जो समुद्र से सटे हुए जो एरिया होते हैं ना, सी से सटे हुए एरिया, उसको ही कोस्टल एरिया कहा जाता है। तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो अपने डाइट में बहुत ज़्यादा फिश लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिश उनको ईजिली मिल जाता है, क्योंकि वो समुद्र में मिल जाता है उनको आसानी से। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग एटसेट्रा, यानी कि अगर हमने अभी पूरे चैप्टर भर में क्या रीड किया कि जो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, जैसे कि सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसमें सोइंग किया जाता है, यानी कि अनाज को डाला जाता है, ठीक है, फिर उसमें हम लोग वाटरिंग भी करते हैं, खाद वगैरह भी डालते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह पहले, उसके बाद फिर वाटर वगैरह डाला जाता है। तो ये सब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उसी तरीके से सिमिलरली एनिमल रेयर्ड एट होम और इन फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। When this is done on large scale it is called animal husbandry, यानी कि जिस तरीके से हमने फसल को लगाया ना, उसी तरीके से जब एनिमल्स को बहुत लार्ज स्केल में रखा जाता है, जैसे कि मान लो गाय, बहुत सारे जगह में गौशाला में गाय रखे जाते हैं जिनसे दूध वगैरह निकाला जाता है, ठीक है, एनिमल्स बहुत सारे गौशाला में रखे जाते हैं। उसके अलावा जैसे पोल्ट्री फार्म वगैरह होते हैं, फिश वगैरह भी पाला जाता है। तो जब लार्ज स्केल में किया जाता है तो उनका भी अच्छे से ध्यान रखा जाता है, उनको भी अच्छे से खाना दिया जाता है अलग अलग तरीके से। क्लियर है? तो इसे जब बहुत लार्ज स्केल में किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर लास्ट में हमको एक और बस पहली का एक पॉइंट दे दिया गया है कि फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। फिश जो होता है वो गुड फॉर हेल्थ होता है। अब सभी को मैं नहीं बोल रहा खाने के लिए, जो वेजिटेरियन है वो बिल्कुल ना खाएं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो इसके लिए दिया हुआ है कि फिश होता है। बाकी जानना सभी को जरूरी है, ठीक है, पढ़ना सभी को जरूरी है, बाकी जो भी रहे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन समझना सबके लिए जरूरी है। तो फिश क्या है? गुड होता है हेल्थ के लिए। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश, हमें एक कॉड लिवर ऑयल मिलता है फिश से, जिसमें विटामिन बी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये फिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी है। तो अब देखो ये हमारा चैप्टर होता है यहाँ पर कंप्लीट। कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, कीवर्ड्स जो हमारे ब्लैक ब्लैक पॉइंट आपको बुक में मिलेंगे, उनको आप अंडरलाइन जरूर कर लेना, वो एग्जाम के टाइम आपका काम आएगा एक बार रिवीजन करने के लिए। उसके अलावा व्हाट यू हैव लर्न, ये जो हमारा पॉइंट रहता है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि अब देखो आपने चैप्टर पूरा रीड कर लिया, अच्छे से समझ लिया, लेकिन जब आप अगली बार जब एग्जाम के टाइम में दोबारा आपको रिवाइज करना रहेगा ना, तो आपको पूरा चैप्टर रीड करने की जरूरत नहीं है। बस आपने क्या इस चैप्टर में पढ़ा है इसी के बारे में यहाँ पर शॉर्ट में एकदम दिया गया है। अगर आप इसी को रीड कर लोगे डिटेल में तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरह से, आपको दिमाग में तुरंत याद आ जाएगा कि आपने चैप्टर में क्या पढ़ा है, ठीक है। तो ये होता है हमारे यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आंसर वाला जो टॉपिक रहेगा उसको हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए एक्सरसाइजेस में ना, पूरा मैं आपको नोट्स कंप्लीट करा दूंगा, पूरे के आंसर्स लिखवा दूंगा, ठीक है। बाकी आप इसको एक बार जरूर रीड कर लेना, ये जो हमारे दिए गए हैं, हमने जो चैप्टर में रीड किया है उसके बारे में। क्लियर? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपके सामने दो विंडो ओपन हो गया होगा, लेफ्ट में क्लिक करना, पहुँच जाओगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।